My name is Mohammad Azam Kamil. I am going to teach you physics. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप ये पढ़ते हैं कि हर एक एक्शन का कोई अपोजिट या इक्वल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक ग्लास टेबल है और उस ग्लास टेबल पे अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ग्लास टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो फोर्स है वो 45 न्यूटन है और जो है ग्लास टेबल की जो फोर्स है वो मेरे जो है वो 40 न्यूटन है, तो क्योंकि मैं ग्लास टेबल की जो रिएक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो ग्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। बट फॉर एग्जांपल मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो ग्लास टेबल की जो रिएक्शन फोर्स आ रही है वो उससे कम है तो वो ब्रेक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसी वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वॉल की तरफ से भी एक रिएक्शन फोर्स होगी जो मुझ पर अप्लाई हो रही है। इसी वजह से मेरे हाथ में जो होता है वो पेन हो जाता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे पास एक गन है, मैंने उसमें क्या करा है, बुलेट फायर की है। बुलेट फायर तो हो गई, बुलेट का फायर हो गई, बट एक रिक्वाइल फोर्स है, एक रिक्वाइल जो है फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी में एक झटका आता है। वो क्या है आपके पास, वो उसकी रिएक्शन फोर्स है, उसकी क्या है आपके पास, रिएक्शन फोर्स है। सो आई होप क्लास आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, आपकी समझ आया है। इसकी स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, आई होप ये एग्जाम्पल्स आपके समझ आ गई हैं। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मास के लिए देखें तो मास क्या है, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर आप मून पे भी चले जाएं तो मास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट आपके पास क्या होता है कि टुवर्ड इट्स सेंटर होता है, टुवर्ड इट्स सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है W=mg, क्योंकि ये इसके अंदर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही होती है। तो जहाँ जहाँ पर आप ग्रेविटी चेंज होती है, आप ऊपर जाएं या नीचे आएँ तो आपका वेट जो है वो चेंज हो रहा होता है। तभी वेट जो है आपके पास सेम नहीं रहता, मास क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। मास जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम और वेट का यूनिट है न्यूटन। सो आवर थर्ड टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपके पास मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो आप हासिल करते हो वो कहलाता है मोमेंटम। मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और आप इसका ऐसा यूनिट काउंट करते हो एन एस। ठीक है, न्यूटन एन एस। ठीक है, बट एन एस, बट यहाँ पे आपके पास इस एन एस से पहले एक और फॉर्म है जिसको आप कहते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो एन एस। मोमेंटम आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है किस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास कम है और एक का मास जो है मेरे पास ज़्यादा है। सो जिस बॉडी का मास कम है वो आपके पास इजीली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मोशन के साथ मूव कर जाएगी, जबकि ऐसी बॉडी जिसका मेरे पास जो है मास ज़्यादा है उसको ग्रेटर क्वांटिटी चाहिए है मोशन के लिए। सो अगर हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए डेफिनेशन एग्जैक्ट पढ़ें, सो मोमेंटम इज डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। मैथमेटिकली आपको बता चुका हूँ, P=mv, जहाँ पे m इज स्टैंड फॉर मास एंड v इज स्टैंड फॉर वेलोसिटी। फ्रिक्शन, रगड़, जो हम आसान उर्दू में कहते हैं रगड़ना, या भी किसी भी चीज़ में अगर हम किसी भी मोशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं या उसमें रफनेस पैदा होती है
तो वो एक फ़ोर्स क्रिएट करती है जो वो आपके मोशन को रेज़िस्ट करती है या आपके मोशन को कम करती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ फ़ोर्स व्हिच रिड्यूसेस मोशन ऑफ अ बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद अदर बॉडीज़। जब भी कोई 2 बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में मोशन करती हैं तो उनके बीच में रेज़िस्टेंस पैदा होती है क्योंकि उनके रफ़ सरफेसेस की वजह से। तो इस फ़ॉर्म को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमारी आम तरह की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हमारे ग्रिप से ज़मीन पे चलने की ताकत देता है। अगर फ्रिक्शन ना होती हम पाँव रखते और स्लिप हो जाते। ये इसी वजह से होते हैं स्लिप क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती है उस वक़्त। ये कार्स में जो बीम्स लगते हैं, इसमें जो लगे होते हैं, उनमें भी अलग तरह के डिज़ाइन्स किए जाते हैं ताकि रोड पर कार अच्छी तरह से ग्रिप कर सके। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी पसंदीदा जगह पे रखते हैं, वो उन जगहों पे रुक जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शन की वजह से अपनी जगहों से हिल नहीं पाते, वहाँ पे रुक जाते हैं। फ्रिक्शन 2 रफ़ सरफेसेस की रफ़नेस की वजह से होती है। फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स होती है। ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करती रहती है जहाँ तक कर सकती है। जिस तरह एक कार है जब आप उसको धक्का लगाते हैं पीछे से तो वो डायरेक्ट मोशन नहीं करती। लेकिन आपकी एक हद होती है फ़ोर्स लगाने की जिसके बाद कार मोशन करना स्टार्ट कर देती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि कार के जो टायर्स होते हैं और रोड है उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है जो अपने आप को सेल्फ रेजिस्टेंस करता है। वो जब तक कर सकता है वो जब तक वो सेल्फ रेजिस्टेंस कर सकता है वो करता है लेकिन जब उसकी एक हद ख़त्म हो जाती है तो वो आपको अलाउ कर देता है क्योंकि आपकी फ़ोर्स जो है वो उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है ग्रिप से चलने में। कार्स की थ्रेडिंग करता है तो वे कार को सेफली ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम किसी सीढ़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे रखते हैं तो वो अपनी जगह पे ही स्टे कर देता है फ्रिक्शन की वजह से। उसी में अगर अब हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो फ्रिक्शन की वजह से हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और कभी-कभार हमारी मशीन्स भी जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं या टूट जाती हैं, उनके थ्रेड्स ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन जो है अगर ज़्यादा होता है तो जो व्हीकल के पार्ट्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मेथड टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के कुछ मेथड्स हैं। अगर हम बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो मोशन और फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। जिस तरह आपने नोट किया होगा साइकिल का जो स्टीयरिंग होता है या साइकिल का जो हैंडल है उसके बीच में और रॉड के बीच में जो टायर में लग रही होती है उसके बीच में हम बेयरिंग यूज़ करते हैं ताकि मोशन ऑफ जो है वो ईज़ी हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए और मोशन क्या हो जाए आपके पास आसान हो जाए। इसी तरीके से अगर हम इंजन वगैरह में लुब्रिकेंट्स ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिस तरीके से क्या हो जाता है मशीन्स की मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है और इंजन जो है वो ईज़िली मूव करता है और फ्रिक्शन कम होने की वजह से मूवमेंट आसान हो जाती है। अगर हम सरफेसेस को स्मूथ बना दें तो इस तरीके से भी फ्रिक्शन आसान हो जाता है। और आगे नीचे फर्दर पॉइंट्स लिखे हैं। आई होप आपको ये मेथड्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, ये कंप्लीट फ्रिक्शन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप ये काम करिएगा कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अपने पास से लिखिएगा कि आपके समझ में क्या आता है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये अपने काम में लिखिएगा, यही आपका क्या है होमवर्क।